नमस्कार दोस्तों। ये कहानी नवविवाहित जोड़े की पहली रात की अजीब कहानी। कहानी को पूरा सुनना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पर्दा खुलते ही ड्राइंग रूम दिखाई देता है, लेकिन ड्राइंग रूम की स्थिति अस्त व्यस्त है। अखबार इधर उधर बिखरे पड़े हैं। सोफे के कवर बेतरतीब लगे हुए हैं। कपड़ा तौलिया सोफे पर लटक रहे हैं। दीवार पर लगी तस्वीरें आड़ी तिरछी हैं और सभी फूल गुलदस्ते से अलग बिखरे पड़े हैं। नव दंपति विवाह के परिधान में प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं। युवक ने शेरवानी और युवती ने शादी का जोड़ा पहना हुआ है। युवक शेरवानी का गला कुछ ढीला करता है और सोफे पर पैर फैलाकर बैठ जाता है, लेकिन युवती तो अब भी कमरे की हालत को देखती रहती है। युवक, ओ सॉरी, आप भी बैठो। ड्राइंग रूम की हालत को देख रही युवती को रोकते हुए कहा। युवती अपना सूटकेस उठाती है। युवक, ओ, आप सामने के कमरे में अपना सामान रख सकती हो। युवती अपना सूटकेस लेकर उस कमरे में जाती है। युवती के जाने के बाद युवक ड्राइंग रूम की हालत ठीक करने के लिए बिखरे हुए सामान को व्यवस्थित करने में लग जाता है। कुछ देर बाद वह युवती सफ़ेद साड़ी पहनकर आती है। पहले पहनी हुई शादी की साड़ी के स्थान पर अब विधवा की श्वेत साड़ी आ गई थी। माथे पर लगा सिंदूर और गले में पहना हुआ मंगलसूत्र गायब हो चुका था और दुल्हन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। ड्राइंग रूम के व्यवस्थित काम करने को छोड़कर युवक अब युवती को एकटक देख रहा था। युवती, मुझे मालूम है कि आप क्या सोच रहे हैं। यही ना कि कुछ घंटे पहले तो विवाह हुआ और अचानक ये विधवा का वेश। हाँ, आपका सोचना वाजिब है। मुझे बात को गोल गोल घुमाकर करने की आदत नहीं है और जो भी कहती हूँ वह स्पष्ट कहती हूँ। मेरी ये दूसरी शादी है। मैं एक विधवा हूँ। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी थी, लेकिन घर वालों की खोखली बातों और उनकी खुशी के कारण मुझे ये शादी मेरी मर्जी के बगैर करनी पड़ी। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरी ओर से कुछ अपेक्षा रखें। उसके पहले ही ये खुलासा कर देती हूँ। युवती की बात सुनकर युवक कुछ पल तक शांत रहता है। कुछ देर वहाँ शांति छाई रहती है। उसके बाद युवक बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। वह कमरा उस कमरे के ठीक सामने है जिसमें युवती सूटकेस लेकर गई थी। वह युवक हाथ में फोटो और हार लेकर आता है और उस फोटो को सामने की दीवार पर लटकाकर वह फोटो पर हार चढ़ाता है। युवक को युवती एकटक देखती रहती है। युवक अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आपको बात गोल गोल करने घुमाकर करने की आदत नहीं है, उसी प्रकार मैं भी आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। यह मेरी स्वर्गवासी पत्नी का फोटो है। उनकी मृत्यु को 1 वर्ष हो गया है। मेरी भी ये दूसरी शादी है और मैंने भी ये शादी मेरे घर वालों की खुशी के लिए की है। दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी हकीकत बताकर मन में चल रही अटकलों को दूर कर दिया है। युवक, यदि आप विवाह विच्छेद करना चाहती हो, तो मतलब कि तलाक लेना चाहती हो, तो मैं आपको तलाक देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम दोनों ने एक ही नाव पर सवार हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक नहीं है। युवती, हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन तलाक हम दोनों के हित में नहीं है। युवक, क्यों? तलाक के द्वारा ही तो हम अपने अपने रास्तों पर जा सकेंगे। युवती, हाँ, लेकिन घर वाले ही इसमें रोड़ा बने हुए हैं। उसका क्या? अर्थात जब घर वालों को मालूम पड़ेगा कि हम अलग हो गए हैं, तो वे फिर हमें शादी के जंजीरों में बांध देंगे और घर संसार के जाल में उलझा देंगे। युवक, हाँ, आपकी बात सही है। मेरे पिताजी को मालूम पड़ेगा तो वो मेरा खून ही पी जाएंगे। नहीं जी, तलाक के विचार को तो दरकिनार करना होगा, लेकिन फिर दूसरा कौन सा रास्ता है? युवती, एक रास्ता है। युवक, क्या? युवती,
हम एक दूसरे के साथ फ्रेंड बनकर रहेंगे। युवक, फ्रेंड। युवती, हाँ, यदि हम फ्रेंड बनकर रहें और अपने अपने हकीकत के बारे में अपने घर वालों को वाकिफ नहीं करें तो हमारे घर वाले हम पर कोई शक भी नहीं करेंगे। समझे? युवक, हाँ समझ गया, लेकिन ये नाटक कितने दिन चलेगा? युवती, जितने दिन चले उतने दिन। ये नाटक हम चलाएं उतने दिन तक चल सकता है, यदि हम हमारे माता पिता को इसकी हकीकत के बारे में नहीं बताए तो। युवक, ठीक है, तो चलो हम सोने की तैयारी करें। युवती, हाँ, हम अलग अलग कमरों में सोने की तैयारी करेंगे। युवक, हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं चेहरे पर तो ऐसा ही दिखाई देता हूँ, लेकिन वैसे एकदम सामाजिक हूँ। युवती, सही बात है, सामाजिक रहने में ही भलाई है। युवक, ओ युवती, गुड नाइट। वह अपने कमरे की ओर जाती है। युवक, हाँ, गुड नाइट। रात में कुछ काम हो या रात में कुछ ज़रूरत हो तो मुझे मत उठाना, क्योंकि मैं जब एक बार सो जाता हूँ तब फिर सुबह ही उठता हूँ। युवती, सब लोग सब रात को सो जाते हैं, तब फिर सवेरे ही उठते हैं। गुड नाइट। युवती अपने कमरे में चली जाती है। युवक, हाँ, गुड नाइट। युवक, वाहन भारी है। स्वर्गीय पत्नी फोटो की ओर देखकर युवक ने कहा। युवती, क्या कहा? युवक, ओ माय गॉड, हॉर्न भी भारी है। कुछ धीमे से। कुछ नहीं, गुड नाइट। दोनों अपने अपने कमरे में जाते हैं। दूसरा दृश्य, शादी के दूसरे दिन की सुबह ड्राइंग रूम के लिए मानो नई रोशनी लेकर आई है। जो ड्राइंग रूम अब तक अस्त व्यस्त था, वह अब सुव्यवस्थित होकर मानो मुस्कुरा रहा है। एक दूसरे से जुड़े हुए सोफे के कवर आज मिल गए हैं। दीवार पर लटक रही तस्वीरें अब सीधी हो गई हैं। इधर उधर बिखरा सामान अपने स्थान पर पहुंच गया है। फूलों से सुशोभित गुलदस्ता महक रहा है। युवक अपने कमरे से आता है। युवक, अरे, ये मेरा ही घर है या किसी और का? आश्चर्यचकित होकर ड्राइंग रूम के चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाता है। हाँ यार, ये तो मेरा ही घर है। कल तक तो ये घर जंगल जैसा था, लेकिन आज जंगल में मंगल हो गया। लेकिन ये मंगल करने वाला है कौन? निश्चित ही कल वाली आइटम ने ही ये सब किया होगा। सफाई में तो ये मेरे जैसी ही है। उसकी पत्नी की फोटो की ओर नजर कर कर कहा, अरे सुनो, सुबह हो गई है। युवती के लिए जोरों से आवाज लगाता है। यार, मुझे तो उसका नाम भी मालूम नहीं है। क्या नाम होगा? कैसी है किस्मत मेरी। शादी की इस जल्दी जल्दी में जिसके साथ शादी हुई, उसका नाम भी मुझे मालूम नहीं है। कल उससे इतनी बात की, लेकिन उसका नाम भी नहीं पूछा। अरे हाँ, शादी की कुमकुम पत्रिका में होगा। युवक सिर खुजाता हुआ शादी की कुमकुम पत्रिका ढूंढने के लिए इधर उधर तलाश करता है। युवक, कहाँ होगी, कहाँ होगी? वक्त पर कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। हाँ, मिल गई। कार्ड खोलता है। अरे, ये तो अप्पू की दुकान का उद्घाटन का कार्ड है। ओ, इसकी तो तारीख भी निकल गई है। यदि पहले मिल गया होता तो फ्री में आइसक्रीम हो जाती। कुमकुम पत्रिका ढूंढना अब भी जारी रखता है। हाँ, अब मिला। देखने दे, ये अभी की शादी की कुमकुम पत्रिका है ना? दिनांक 27 दिसंबर 2015। हाँ, यही है। सपुत्र राहुल। हाँ, ये है मेरा नाम और सपुत्री प्रिया। कुमकुम पत्रिका में छपा नाम देखकर राहुल कुछ देर विचार मगन हो जाता है। राहुल, प्रिया। दीवार पर टंगी उसकी पत्नी की तस्वीर पर नजर घुमाता है। राहुल, इसका नाम भी प्रिया। प्रिया रसोईघर में से विधवा के कपड़ों में चाय लेकर आती है। प्रिया, चाय पी लो। चाय देकर अपने कमरे में चली जाती है। राहुल चाय पीता है। राहुल, अरे, ये चाय तो एकदम मेरी मनपसंद की ही है। डोरबेल बजती है। राहुल दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है और तब दरवाज़ा खोलने के साथ ही पड़ोस में रहने वाली शांति आंटी आ जाती है। राहुल, शांति आंटी। शांति आंटी, हाँ, अंदर आओ। राहुल, अंदर आने के लिए क्या बाहर से आज्ञा लेनी पड़ती है? अभी और कितने अंदर आना है?
शांति आंटी, ठीक है, और किस दिन ले लूँगी। कहाँ है मेरी बहू? राहुल, बहू? वह उस कमरे में है। शांति आंटी, ठीक है, मैं उसके कमरे में ही मिल लेती हूँ। राहुल, नहीं, नहीं शांति आंटी। क्यों नहीं? मैं तो जाऊँगी। राहुल, अरे शांति आंटी, शांति रखो, इस तरह आप कैसे जा सकते हैं? शांति आंटी, क्यों नहीं जा सकती हूँ? राहुल, क्योंकि वह कपड़े बदल रही है। शांति आंटी, ओह ऐसा है, चल फिर मैं यही राह देखती हूँ। राहुल, शायद देर भी लग जाए, आप फिर किसी और समय पधारना। शांति आंटी, क्यों देर लगेगी? कपड़े बदलना है, ये कपड़े बनाना है। चल मैं उसके कमरे में जाती हूँ। राहुल, अरे शांति आंटी, आप अगस्त क्रांति क्यों बन रही हैं? आती ही होगी, आप बैठिए। बोलिए, क्या लेंगी? शांति आंटी, बहुत लूँगी, बोलो दोगे? हाँ। राहुल, फिर मजाक। शांति आंटी बैठ जाती है। राहुल प्रिया के कमरे की ओर तिरछी नज़र से देखता है, क्योंकि प्रिया विधवा के कपड़े पहनकर कमरे में गई थी। वह कमरे की ओर देखता हुआ इधर उधर चक्कर लगाता है। राहुल, शांति आंटी, आपने तो आज नए कपड़े पहने हैं ना? लगता है। तो आज नए कपड़े पहने हैं ना? फिल्म देखने का प्रोग्राम है? तेज आवाज में बोलता है। शांति आंटी, फिल्म देखने का कौन सा प्रोग्राम? एक फिल्म है डेनी गेट छप्पा की और दूसरी है लव बुक्स की। मुझे दोनों ही अच्छी नहीं लगती है। और इतने ज़ोर से क्यों बोल रहे हो? और दिन में इस तरह गोरका की तरह चक्कर लगाना बंद करो। उसी वक़्त राहुल वहीं खड़ा रह जाता है। राहुल, आंटी, डेनी गेट छप्पा अर्थात डेनी ढेंचोपा, ये मैं समझ गया, लेकिन लव बुक्स? शांति आंटी, अरे यार प्रेम चोपड़ा। उस समय प्रिया नई नवेली दुल्हन के कपड़े पहनकर उनके कमरे में आ जाती है और शांति आंटी के चरण स्पर्श करती है। प्रिया को दुल्हन के रूप में देखकर राहुल राहत की सांस लेता है। शांति आंटी, ओ जीती रहो बेटी। राहुल, प्रिय, ये है सुस मुंह पर उंगली रखकर। आंटी, प्रिय मैं समझी नहीं। राहुल का इशारा प्रिय नहीं समझती है। राहुल, ओके मैं समझाता हूँ। ये है शांति आंटी, लेकिन इन्हें कभी शांति नहीं रहती है। उनकी कुछ बातों को समझने के लिए तो हमें दिमाग लगाना पड़ता है। धीरे धीरे तुम्हें मालूम हो जाएगा। कुछ जल्दी आती तो 2 नाम के डेमो मिल जाते। प्रिया, ओ ऐसा है। शांति आंटी, अरे ओ डेमो वाले, एकदम सोने जैसे सुंदर बहू लाया है। प्रिया बेटा, तुम्हें किसी की नज़र न लगे, यहाँ आओ, तुम्हें अजय देवगन की घरवाली लगा दूँ। प्रिया, अजय देवगन की घरवाली? घबराहट भरी आवाज में बोली। राहुल, डेमो मिल गया ना? ओके समझाओ। अजय देवगन की घरवाली मतलब काजल। आंटी, काजल लगाने की बात कह रही है। प्रिया, ओ शांति आंटी, चल अब बातों के लड्डू बनाना बंद कर। तुमने मेरे पैर छुए, आशीर्वाद लिए। राहुल, अरे आंटी, आप इतनी बुजुर्ग नहीं हुई कि आपके आशीर्वाद लेने पड़े। आप तो अभी जवान हैं। शांति आंटी, चल अब झुक, या तेरे घर फ़ोन लगाऊं। तेरी मम्मी और पापा को कहूँ कि तुम बड़ों का मान नहीं रखते हो। राहुल, आंटी आप भी, चलो ठीक है, पाए लागू। आंटी, शांति आंटी, अब पाए लागू, रीमा लागू या डॉक्टर श्री राम लागू का जमाना गया। राहुल, ओ डेमो वाली आंटी। राहुल जैसे ही पैर छूने के लिए झुकता है, आंटी उसे रोक लेती है। शांति आंटी, रहने दे अब, मैं तो अभी जवान हूँ ना। राहुल, थैंक यू आंटी। शांति आंटी, इट्स माई एक्टिवा। राहुल, इट्स माई प्लेजर। प्रिया आंटी के लिए चाय बनाओ, नहीं तो फिर डेमो पर डेमो आएंगे। प्रिया रसोई घर में जाती है। शांति आंटी, राहुल यहाँ आना तो। राहुल, क्यों? शांति आंटी, आओ तो, मैं शाकाहारी हूँ, तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। राहुल आंटी के नज़दीक बैठ जाता है। आंटी राहुल की आंखों में आंखें डालकर देखती है। शांति आंटी, आंखें बहुत लाल है ना? लगता है रात्रि में जागरण किया है। किसने सोने नहीं दिया, तुमने या बहू ने? राहुल, आंटी आप भी, इस उम्र में अंकल को कहना पड़ेगा। शांति आंटी, अंकल के बारे में क्या कहना,
वे तो रात को वॉचमैन बन जाते थे। फिर जोर जोर से हंसती है। राहुल, अरे आंटी ऐसा कुछ नहीं, वह तो बस थकान के कारण। शांति आंटी, थकान? कैसे थकान? अधिक मजाक करते हुए। राहुल, देखो पीछे। प्रिया, आंटी चाय। आंटी चाय पीकर फिर रख देती है। शांति आंटी, एक बात पूछूं? बहू, बेटा। राहुल, नहीं आंटी। शांति आंटी, क्यों? मैं तुमसे थोड़ी पूछ रही हूँ, मैं तो प्रिया से पूछ रही हूँ। प्रिया, एक सवाल पूछूं? प्रिया, हाँ पूछो ना। शांति आंटी, जरा नज़दीक तो आओ। प्रिया आंटी के नज़दीक जाती है। शांति आंटी, तुम्हें पाव भाजी बनाना आता है? मेरी बुड्ढी को ये बहुत अच्छा लगता है। राहुल, हौश, कुछ वॉचमैन वाला तो नहीं पूछा ना? धीमे से। शांति आंटी, क्या बड़बड़ाहा है तोतला मैन? राहुल, कुछ नहीं आंटी। शांति आंटी, प्रिया, पाव भाजी बनाना आता है ना? प्रिया, हाँ आता है। शांति आंटी, बहुत अच्छा, चलो तो अब इजाज़त लेती हूँ। प्रिया, आंटी भोजन करके ही जाओ ना, मैंने राजबाप बनाया है। शांति आंटी, राजबाप? प्रिया, राजमा आंटी। शांति आंटी, ओ राजमा, मेरी भाषा समझ आ गई। नहीं, फिर कभी चलो, तो अब मैं इजाज़त लेती हूँ। आंटी जाते जाते दरवाजे के पास खड़ी रहती है और राहुल को बुलाती है। शांति आंटी, राहुल बेटा, यहाँ आओ तो। राहुल जाता है। शांति आंटी, पाव भाजी तो बहाना था। प्रिया की आंखें भी लाल थी। नोटी, तुम भी वॉचमैन निकले, गाल उमेरते हुए कहती है। शांति आंटी, प्रिय बेटा, बिरला। प्रिया, ओके टांटी आटा, ओक्टा। राहुल, तुम भी आंटी की भाषा सीख गई। प्रिया, हाँ, लेकिन आंटी आपको क्या कह रही थी? आंखें लाल, ऐसा कुछ। राहुल, लोगों की दूर की दृष्टि बहुत तेज होती है और तुम्हारे कान बहुत तेज मालूम पड़ते हैं। प्रिया, क्या बोले? राहुल, कुछ नहीं, अरे आंटी तो मजाक करने की आदत है। प्रिया, ठीक है, कपड़े बदल कर आती हूँ। अपने कमरे की ओर जाती है। राहुल, हेलो, रहने दो ना, इन कपड़ों में अच्छी लगती हो। बादल छाए चंद्रमा को ढक लेता हो, लेकिन उसकी सुंदरता को वह नहीं ढक सकता। प्रिया बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर जाने लगती है। राहुल, हेलो, हम एक दूसरे से कल से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम मालूम नहीं था। फिर बाद में अपनी शादी की निमंत्रण पत्रिका में देखकर मालूम हुआ कि तुम्हारा नाम प्रिया है। वह मेरा नाम राहुल है। प्रिया, मालूम है। राहुल, मालूम है। प्रिया, हाँ, मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ कि जिसके साथ शादी हो रही हो उसका नाम भी ना मालूम हो। राहुल, ओह सॉरी, लेकिन यह नहीं मालूम होगा कि मेरी स्वर्गवासी पत्नी का नाम भी प्रिया ही था। प्रिया, यह भी मालूम है। हैं? राहुल, ये भी मालूम है? किस तरह? प्रिया, फोटो के नीचे नाम लिखा है ना, इसलिए। राहुल, ओ प्रिया, और तुमने क्या कहा? नाम था? नाम तो सदैव ही रहता है, सिर्फ मनुष्य ही नहीं रहता है। राहुल, पॉइंट है। अगेन सॉरी सॉरी। इस कमरे की सफाई देखकर मुझे प्रिया की याद आ गई। वह भी कमरे को इसी तरह साफ रखती थी। प्रिया, चलो मस्का मारना बंद करो, कोई भी स्त्री घर की सफाई रखती ही है। अब फिर से सॉरी ना कहना। क्यों? प्रिया कमरे की ओर जाती है। राहुल सॉरी बोलने वाला था, तब उसे बोलने से रोकती है। राहुल, हाँ बात ठीक है कि कोई भी स्त्री घर की सफाई रखती ही है, लेकिन तुम्हारे हाथ की पुदीना वाली कड़क चाय का स्वाद तो। बोलते हुए रुक जाता है। प्रिया, क्या हुआ? क्यों रुक गए? राहुल, कुछ नहीं, जाने दो। कहूँगा तो तुम कहोगी कि मुझे तो मालूम है। प्रिया, नहीं कहूँगी बस। राहुल, सवेरे की चाय का स्वाद इतना समान कैसे हो सकता है? मतलब कि कुछ तो 19-20 का होता है, लेकिन तुम्हारे हाथों का स्वाद तो मेरी स्वर्गवासी पत्नी जैसा ही है। प्रिया, हाँ, ये मुझे नहीं मालूम। प्रिया आगे बढ़ती है। राहुल, कहाँ चली? शादी के लिए कंपनी ने 10 दिन की छुट्टी दी है। तुमने ही तो कहा था कि हम पति पत्नी के तरीके से साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन मित्र की तरह तो साथ रह ही सकते हैं ना। आओ बैठकर एक दूसरे के साथ सुख दुख की बातें करते हैं। प्रिय बैठ जाती है। राहुल, बोलो, तुम क्या पसंद है? मतलब कि तुम्हारी हॉबी क्या है? मैं कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा, ये तो जस्ट बात आगे बढ़ाने के लिए। प्रिया, मुझे दूसरों को उल्लू बनाना बहुत अच्छा लगता है। राहुल, हैं? प्रिया,
हाँ हाँ, मजाक कर रही हूँ। मुझे कुकिंग का ज़बरदस्त शौक है। पढ़ना अच्छा लगता है। सीरियल की तुलना में फिल्म अधिक पसंद आती है। रेडियो सुनना अच्छा लगता है। बस। और तुम्हें? प्रिया, एक सवाल पूछूं? राहुल, बिल्कुल। प्रिया, आपकी पत्नी की किस तरह मृत्यु हुई? यदि आप कहना नहीं चाहते तो इट्स ओके। राहुल अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर प्रिया की तस्वीर के सामने खड़ा रहता है। राहुल, प्रिय के साथ मेरा जीवन हंसी खुशी के साथ गुजर रहा था, लेकिन फिर पता नहीं हमारे सुखी परिवार पर किसकी नज़र लग गई और प्रिया को ब्रेन हैमरेज की बीमारी ने जकड़ लिया। वह बीमारी प्रिया पर ऐसी हावी हो गई कि वह सीधे कोमा में चली गई और उसके बाद तो फिर आग की पलकों के माध्यम से ही उसके साथ बात होती थी। उसकी आंखों से सतत बहने वाले आंसू मेरे प्रेम के निशाने थे। उसे बचाने के लिए मैंने जी जाने कर दी, लेकिन अंत में प्रिया के प्राण पखेरु मेरे सामने ही उड़ गए। उस समय मैं इतने जोर से रोया कि काश भी काम जाए, लेकिन उस समय संभालने वाला कोई नहीं था। डॉक्टर ने तो पहले से ही कह दिया था कि केस हाथ में नहीं है, लेकिन मैंने उसे मेरे दिल से जिंदा रखा हुआ। प्रिया की मृत्यु के बाद परिवार के दबाव व उनकी खुशी के कारण मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। राहुल बात करते करते रोता जा रहा था और कमरे में कुछ देर तक शांति रहती है। प्रिया, आई एम सॉरी। राहुल, नो नो, इट्स ओके, आई एम फाइन। प्रिया, तो आप अकेले क्यों रहते हो? मतलब कि आपके मम्मी पापा को यहाँ बुला लिया होता तो? बात को पलटते हुए कहा। राहुल, हाँ, मैंने उनसे कहा था, लेकिन उन्हें गांव के अलावा कहीं अच्छा ही नहीं लगता। शहर उन्हें माफिक नहीं आए। वह थोड़ा कठिन है और फिर साथ ही गांव में खेतीबाड़ी और ढोर डक्कर का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन वह महीने में एक दो बार यहाँ आ ही जाते हैं और मैं मेरी छुट्टियों में गांव चला जाता हूँ। मैं मालूम कर सकता हूँ कि तुम्हारे पति की मृत्यु कैसे हुई? प्रिया, एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। आई एम सॉरी, बट इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकती। राहुल, हाँ, इट्स ओके। कुछ पलों के लिए फिर शांति छा जाती है। राहुल, दोनों की बात से वातावरण शायद कुछ भारी हो गया। प्रिया, अच्छा, आप आपके शौक के बारे में कुछ तो कहो। राहुल, शौक के बारे में? सच में यदि कहूँ तो एक पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, लेकिन शौक तो पूरी तरह देशी ही हैं। प्रिय, ये तो ठीक है, लेकिन शौक के साथ पढ़े लिखे का क्या संबंध? हाँ, बात तो सही है। मुझे नए व्यंजन खाने का बहुत शौक है और जब प्रिया जीवित थी तब हर संडे को वह मेरे लिए कुछ नया बनाती। वह साथ ही मुझे बाइक पर बगैर डेस्टिनेशन के कहीं दूर निकल जाने का अच्छा लगता है, जहाँ मुझे कोई रोकने वाला ना हो, आरटीओ ऑफिसर भी नहीं। समुद्र की लहरों को फुटबॉल की तरह किक मारना मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर चाहे तब पानी के छींटे दूसरों पर उड़े या ना उड़े। झरमर बरसती बरसात में एकटक होकर आकाश को देखना तब तक अच्छा लगता है जब तक कि बरसात की बूंदें मेरे पूरे चेहरे को भिगो ना दे। गहन अंधकार में जुगनू की रोशनी में रास्ता पार करना अच्छा लगता है। बरसात के समय हिल स्टेशन पर टहलना अच्छा लगता है। ठंड के मौसम में चप्पलों के बगैर हरी घास पर चहलकदमी करना अच्छा लगता है। क्यों? जिस जगह के दस्तावेज भूत प्रेत के नाम पर हों वहाँ पिकनिक बनाना अच्छा लगता है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह इच्छा अब तक अधूरी है। रात में एटीएम पर सोए हुए वॉचमैन को जगाना अच्छा लगता है। छोटे बच्चों को उनके गाल खींचकर रुलाना अच्छा लगता है। सरकारी कर्मचारी के पास से काम कराना अच्छा लगता है। अंत में शादी के जुलूस में नाचते गाते बरातियों को देखना तब तक अच्छा लगता है जब तक कि वह जुलूस दिखाई देना बंद ना हो जाए। प्रिया, एक मिनट लगता है तुम्हें अकेले ही शौक पूरा करना अच्छा लगता है? राहुल, हाँ, अकेले ही। मैं मेरे माता पिता का एक ही पुत्र हूँ। भाई बहन के बगैर ही बचपन बीता। हॉस्टल में भी अकेला ही रहा। शादी के बाद प्रिय का सहारा मिला, लेकिन वह भी लिमिटेड समय के लिए, मानो भगवान ने 1 वर्ष के लिए स्पेशल ऑफर दिया हो। 1 वर्ष बीता और फिर ऑफर भी पूरा। कुछ समय के लिए दोनों चुप हो गए। राहुल, माफ़ करना, कॉमेडी सीन को इमोशनल सीन बना दिया। प्रिया, नहीं, आज तक किसी से हॉबी पूछी है तो यही ओल्ड इज गोल्ड शौक, जैसे कि रीडिंग,
राइटिंग, कुकिंग, प्लेइंग, शॉपिंग और किसी को चैटिंग, बस इन्हें ही परोसते देखा है। लेकिन आपके शौक तो सबसे हटकर हैं और यदि सच कहूँ तो मुझे भी तुमसे प्रेरणा लेना चाहिए। राहुल, अरे ये कुछ अधिक हो गया। प्रिया, अरे सच कह रही हूँ। राहुल, चलिए, आप फिल्म देखने के शौक की बात कर रही थी ना, चलिए टीवी पर फिल्म देखते हैं। राहुल टीवी चालू करता है, लेकिन टीवी चालू नहीं होता। टीवी चालू करने के लिए वह सब तरह की कोशिश कर लेता है। टीवी चालू क्यों नहीं हो रहा? राहुल, अरे टीवी को क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, दूसरा शौक, रेडियो सुनते हैं। प्रिया, हाँ रेडियो ही सुनते हैं। राहुल रेडियो चालू करता है। गीत बजता है, रुक्मणी रुक्मणी शादी के बाद क्या क्या हुआ? राहुल, कुछ नहीं हुआ, धीमे से। प्रिया, क्या? राहुल, अरे कुछ नहीं, दूसरा चैनल लगाता हूँ। राहुल दूसरा चैनल लगाता है। गीत बजता है, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूँ प्यार। प्रिया शर्मीली मुस्कान के साथ शर्म से पानी पानी हो गई। राहुल, अधिक हो गया। फिर चैनल बदलता है। गीत है, सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में। प्रिया के हादसे में वृद्धि होती है, लेकिन वे हाथ रखकर उसे छुपा लेती है। राहुल गरीब लगते हैं, एक ही चादर है। फिर चैनल बदलता है। आवाज़, हमेशा निरोध के उपयोग का आग्रह रखी, निरोधक फायदे अनेक। अब प्रिया अपने हास्य को काबू में नहीं रख पा रही है और जोर जोर से हंस रही है। राहुल, आज क्यों ऐसे गीत आ रहे हैं? प्रिया अपना हास्य रोकती है। राहुल, क्यों हंसते हुए रुक गई? हंसती हुई अच्छी लगती हो। आपका हास्य आपकी सुंदरता बढ़ाता है। प्रिया, अब यह अधिक हो गया। राहुल, अरे सच कह रहा हूँ। प्रिया, ठीक है, आओ आप यहाँ बैठो, मैं अपना फेवरेट प्रोग्राम लगाती हूँ। राहुल अपनी जगह बैठ जाता है और प्रिया रेडियो का चैनल बदलती है। आरजे के आवाज़ का नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है डीडीटी, जिसका अर्थ डायरेक्ट दिल तक। ये प्रोग्राम खास उन श्रोताओं के लिए है जो अपना संदेश अपने प्रियजनों को पहुंचाना चाहते हैं। श्रोता, हेलो, डायरेक्ट दिल तक प्रोग्राम। आरजे, हाँ कौन बोल रहे हैं? श्रोता, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। आरजे, मैं प्रकाश जी, आपका डायरेक्ट दिल तक प्रोग्राम में स्वागत है। और बोलिए, आपके प्रियजन को आप क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? प्रकाश, मैं मेरा संदेश मेरी गर्लफ्रेंड चांदनी को पहुंचाना चाहता हूं, जो मुझे व मेरे प्रेम को छोड़कर चली गई है। आरजे, ओ क्या हो गया था? प्रकाश, मैं व चांदनी पिछले 2 वर्षों के साथ थे और एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए भी तैयार थे। फिर अचानक चांदनी ने एक धनवान व्यक्ति के साथ शादी कर ली और हमारे प्रेम का त्याग करके वह मुझे छोड़ वह चली गई। आरजे, ओ वेरी सैड, तो आपको बहुत दुख हुआ होगा। प्रकाश, हाँ दुख तो हुआ था, लेकिन इस मेरा चांदनी के प्रति मान भी बढ़ा, क्योंकि छोड़ने का निर्णय चांदनी का समय का था। उसने यह निर्णय उसके घर की परिस्थिति के कारण लिया था। जिसके घर में पैसे की उपेक्षा जावक अधिक हो, तब वहाँ समय के सपनों को भी तिलांजलि देना पड़ती है। चांदनी ने वही किया जो उसके परिवार के हित में था। आज उसके परिवार, माता पिता का ठीक से इलाज हो रहा है। उसके छोटे भाई बहन अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। चांदनी का विवाह मेरे साथ हुआ होता तो मैं शायद इतना नहीं कर सकता था। मैं चांदनी को बेवफा का अपमान नहीं देना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि चांदनी, मेरा प्रेम तुम्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन आज तुम जहाँ भी हो खुश रहना और चांदनी के प्रकाश को तुम्हारे परिवार पर बिखेरती रहना। बस मुझे यही संदेश चांद तक पहुँचाना था। राहुल नम आंखों से ताली बजाता है। प्रिया की आंखें भी नम हो जाती हैं। आरजे प्रकाश जी, सलाम है आपके प्रेम को। आपने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम उसके प्रेमी की खुशी में ही होता है। बोलिए, चांदनी को कौन सा गीत सुनाएंगे? प्रकाश, 2 पल रुका, ख्वाबों का कारवां। आरजे, तो सुनिए आपकी पसंद का गीत। गीत का प्रारंभिक संगीत। राहुल और प्रिया एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर खड़े हो जाते हैं। 2 पल रुका,
यादों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दोनों एक दूसरे को देखते हुए नजरें हटा लेते हैं और अपने अपने कमरों की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर एक दूसरे की ओर देखते हैं। 2 पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। हेलो दोस्तों, आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।